हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास के बायोलॉजी मानव जनन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा लेवल 2025 में पूछे जाएंगे 1 फरवरी का बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल। देखिए, सबसे पहले स्पर्म क्या है। तो शुक्राणु के अंग्रेजी शब्द स्पर्म की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द स्पर्मा से हुई है। शुक्राणु को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्म, जिसका अर्थ है बीज। शुक्राणु सूक्ष्म धागे नुमा संरचना होती है। शुक्राणु उत्पन्न होने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है। शुक्राणु नर युग्मक होता है। शुक्राणु क्या होता है, नर युग्मक, मतलब नर युग्मक को क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। जो वृक्षण के भीतर नर जन्म कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण क्या होता है, तो वृक्षण के भीतर जन्म कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। शुक्राणुओं की संरचना अलग अलग जीवों में अलग प्रकार की होती है। शुक्राणुओं की संरचना अलग अलग जीवों में अलग प्रकार की होती है। जैसे मानव में चम्मच के आकार का, चूहे में हुक के आकार का, स्क्रेसिक में अमीबोइड और कुछ विहीन होता है। इस प्रकार जीवों में तारे नुमा होता है तथा पक्षियों में सर्पिलाकार होता है। तो याद रखिएगा, शुक्राणु की संरचना की बात आती है तो शुक्राणु अधिवृक्षण में संचित रहने पर गतिहीन रहते हैं। शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, तो अधिवृक्षण में, जो वृक्षण का ही भाग है। लेकिन नर की सहायक जनन ग्रंथियों के स्रावों की सहायता से ये अधिक सक्रिय और गतिशील हो जाते हैं। शुक्राणुओं के विभिन्न सहायक ग्रंथियों के स्राव के साथ मिलने से बीज का निर्माण होता है। एक स्खलन में लगभग 1 मिलियन, लगभग 10 लाख की संख्या में शुक्राणु विसर्जित होते हैं। ये शुक्राणु जब मादा की योनि में प्रविष्ट कराए जाते हैं होते हैं तो मादा की योनि में भीतर लगभग 2 mm प्रति मिनट की चाल से गति करता है। ये शुक्राणु की ऊपरी सिरा होता है, मिडिल सिरा होता है, और ये पिछले सिरा जो पूंछ होती है। क्या अब देखिए बीज क्या है। तो बीज शुक्राणु तथा प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित सक्रिय प्लाज्मा मिलकर बीज का निर्माण करता है, जो क्षारीय श्वेत गाढ़ा द्रव होता है। शुक्राणु प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित सक्रिय प्लाज्मा मिलकर बीज का निर्माण करता है, जो क्षारीय श्वेत गाढ़ा द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.2 होता है। बीज में शुक्राणुओं की संख्या तथा स्थिति के आधार पर इसे निम्न में काम में लिया जाता है। मादा जनन तंत्र क्या है, तो मादा जनन तंत्र, इसे मादा जनन अंग भी कहते हैं, मादा के लैंगिक अंग भी कहा जाता है। यह जनन तंत्र स्त्रियों के श्रोणि या पेल्विक भाग में स्थित होता है। इस तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि तथा बाह्य जनन अंग शामिल है। मादा जनन अंग को हम मादा जनन अंग कहते हैं, या मादा के लैंगिक अंग कहा भी जाता है। इसमें क्या होता है, तो अंडाशय होता है, मादा जनन तंत्र में अंडाशय होता है, अंडवाहिनी जिसे फलोपियन ट्यूब कहते हैं, गर्भाशय यूट्रेस, योनि जिसे वैगिना तथा बाह्य जनन अंग होते हैं। यह हमारी संरचना है मादा जनन अंग का। मादा जनन अंग के इन सभी लैंगिक अंगों की स्थिति को निम्न चित्र द्वारा दर्शाते हैं। अब आती है अंडाशय की बात। तो यह माता का प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मादा का। प्रत्येक अंडाशय 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक अंडाशय जो है 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। 2 अंडाशय उदर गुहा में पृष्ठ रज्जु के दोनों श्रेणी में भाग में, मतलब एक तरफ इधर और एक तरफ इधर होता है। दोनों तरफ एक अंडाशय होता है, मतलब एक जोड़ी अंडाशय होता है। अंडाशय स्नायु द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है, मतलब किससे, लिंगामेंट द्वारा जुड़ा होता है।
प्रत्येक अंडाशय मीसोमेरियम द्वारा श्रोणि भाग की दीवार से टिका होता है। मीसोमेरियम के लगने के स्थान पे नाभिका या हाइलम होता है, जिसमें रुधिर वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं अंडाशय में प्रवेश करती है। अंडाशय के द्वारा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय के द्वारा मादा हार्मोन तथा अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय के 3 परत होता है। अंडाशय 3 परतों से घिरा होता है। सबसे बाहरी परत होता है जो पेरिटोनियम होता है। सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम। मध्य में जनन एपिथेलियम होता है और सबसे आंतरिक में ट्यूनिका एलोजिनिया होता है। इन परतों से घिरा अंडाशय का आंतरिक भाग स्ट्रोमा या पिटका कहलाता है, जो 2 प्रकार का होता है। बाहर की तरफ स्ट्रोमा कोर्टेक्स और अंदर की तरफ स्ट्रोमा मेडुला कहलाता है। अब आती है अंडवाहिनी। फलोपियन ट्यूब, यह है फलोपियन ट्यूब का भाग, जिसे अंडवाहिनी कहा जाता है। प्रत्येक अंडाशय में एक लंबी कुंडलित नलिका निकलती है, जिसे अंडवाहिनी या डिंडवाहिनी या फलोपियन ट्यूब कहा जाता है। अंडवाहिनी को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो फलोपियन ट्यूब या डिंडवाहिनी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक अंडाशय में एक लंबी कुंडलित नलिका निकलती है, जो ये फलोपियन ट्यूब देख रहे हैं आप चित्र में। और यहाँ पे क्या है? यूट्रेक्स है, यह सर्विक्स है, ये ओवरी है और ये वैगिना है। फलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होता है। इस नलिका के 3 भाग होता है, कीपक, तुमिका और संकीर्ण पथ। तो इससे आप नहीं लिखिएगा। अब आती है यूट्रस। श्रोणि गुहा के मध्य में पेशियों में बना थैलीनुमा गर्भाशय होता है। उल्टी रखी नाशपाती के आकार की संरचना है। गर्भाशय जो होता है उल्टी रखी नाशपाती के आकार की संरचना होता है, जिसमें भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास क्या होता है? तो यूट्रेक्स में। यह समान अवस्था में 7 से 10 सेंटीमीटर होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाती है। इसकी 3 स्थितियां होती है। गर्भाशय की कितनी स्थितियां होता है? 3। इसे बाहरी भित्ति को हम मेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं और एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है मादा के गर्भाशय के 3 भाग हैं। ऊपरी भाग को फंडक्स कहते हैं, बीच का भाग का काय कहा जाता है, सबसे निचला भाग को ग्रीवा कहा जाता है। अब देख रहे हैं इसके 3 भाग जो हैं ये गर्भाशय का ग्रीवा मतलब सर्विक्स नलिका में खुलता है, जो योनि कहलाता है। ग्रीवा में होने वाले कैंसर को सर्विकल कैंसर कहा जाता है। अवाती योनि, यह लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है, जिसके द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे मैथुन कक्ष भी कहते हैं। इसका निचला सिरा शरीर के बाहर खुलता है, जो महाजनन बनाता है। यह हमारे क्या है योनि। बाह्य जनन नांग की बात कहा जाता है, आउटर सेक्स ऑर्गन। स्त्री के बाह्य जनन नांग में योनि मुख है, उसमें फिर जंघन शैल, दीर्घ भकोष्ठ, लघु भकोष्ठ तथा भागसेप सम्मिलित है। इन सभी के सम्मिलित रूप को भाग कहा जाता है। अब आती है सहायक ग्रंथियां क्या है? तो स्त्री के सहायक ग्रंथियों में स्तन ग्रंथि है, बर्थोलिन ग्रंथि है, स्किनिंग ग्रंथि है, पेरिनियल ग्रंथि तथा रेक्टल ग्रंथि सम्मिलित होता है। स्तन ग्रंथि क्या है? मेमरी ग्लैंड क्या है? ये श्वेत ग्रंथियां का रूपांतरण होती है। ये नर में भी पाई जाती है, लेकिन उनमें यह अपशेषी अंग के रूप में होती है। स्तन ग्रंथियां नर में पाई जाती है, लेकिन उनमें अपशेषी अंग के रूप में होती है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथल कहा जाता है, जिसमें 15 से 20 स्तन पालियां में विभक्त होता है। इसके कुछ कोशिकाओं में कुछ गुच्छे होते हैं, जिसे कुपिका कहा जाता है। देखिएगा यह मेमरी ग्लैंड का है, जिसमें नीपल है। इसके निचले भाग को एरियोला कहा जाता है। इसमें मिल्क ड्यूक्ट कहा जाता है
और मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड ये है। देखिए राज्योदर्शन क्या है या मेनोर्ज क्या है? तो 10 से 14 वर्ष की आयु में प्रथम बार अतर्व चक्र की शुरुआत को राज्योदर्शन कहा जाता है, मेनोर्ज। राज्योनिवृत्ति क्या है? तो 40 से 50 वर्ष की आयु में अतर्व चक्र लगभग बंद हो जाता है, मतलब मासिक चक्र बंद हो जाता है और मादा में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता, तो इसे राज्योनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। राज्योदर्शन तथा राज्योनिवृत्ति के मध्य की अवधि को जनन अवधि कहा जाता है। एक महिला अपने जीवन काल में 400 से 450 के बीच अंडे उत्पन्न करती है। निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन इन वोमेन, फर्टिलाइजेशन इन वोमेन। तो शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से द्विगुणित युग्मज बनता है, जिसे जाइगोट भी कहते हैं। तो युग्मज जो बनता है, जाइगोट के निर्माण होना निषेचन कहलाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता का निर्माण होता है, जिसे निषेचन कहा जाता है। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो ये आपका क्या है? फ्लोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रेक्स ए हो गया, ये अंडाणु और ये सर्विक्स, ये वैगिना। आप एक चित्र देख रहे हैं। तो निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन क्या है? जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर जल या किसी अन्य माध्यम से होता है। जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर जल या किसी अन्य माध्यम से होती है, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मादा के द्वारा जल में अंडाणुओं को छोड़ा जाता है, मादा के द्वारा जल में अंडाणुओं को छोड़ा जाता है, जिसे स्पोनिंग कहते हैं। इन अंडाणुओं पर नर शुक्राणुओं को छोड़ता है, जिसे निषेचन होता है। ऐसे जलीय अरेस्कीय होता है, स्थलीय मछलीय तथा उभयचर में होता है। जैसे मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन। जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होती है, तो इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। मानव में निषेचन की क्रिया विधि को समझाएं। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। तो शुक्राणु गति करते हुए कहाँ जाता है? अंडवाहिनी तक पहुंचता है, जहां निषेचन होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के संपर्क में आने पर शुक्राणु तथा अंडाणु के संपर्क में आने पर अंडाणु के कोरोनो रेडिएटा पर फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाया जाता है। अंडाणु के कोरोनो रेडिएटा पर फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके विपरीत शुक्राणु पर एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है। कहा जाता है कि फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। फर्टिलाइजिन तथा एंटीफर्टिलाइजिन जाति विशिष्ट होते हैं, जो ताला चाबी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। इस प्रकार शुक्राणु की पहचान होती है। शुक्राणु की पहचान होने के पश्चात एक्रोसोम के द्वारा स्प्लाइसिन एंजाइम में हाइड्रोलिड स्रावित किए जाते हैं। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। हाइड्रोलिडीनेज कोरोना रेडिएटा में पाया जाता है और हाइलुरोनिक अम्ल का पाचन करता है। हाइलुरोनिक अम्ल के पाचन से जोना पेलुसिडा में छेद करके शुक्राणु का बीज भाग शुक्राणु के जीवद्रव्य में प्रवेश करता है। उसके बाद शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश होने के पश्चात पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए जोना पेलुसिडा का स्तर में बदलाव आ जाता है। जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, तो शुक्राणु द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन के लिए प्रेरित करता है। जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, तो शुक्राणु द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन के लिए प्रेरित करता है। अर्धसूत्री विभाजन से एक अंडाणु व एक ध्रुवीय पिंड बनता है।
और शुक्राणु अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलित हो जाता है, जिससे द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है। भ्रूणीय परिवर्तन क्या है? तो देखिए, भ्रूण मतलब भ्रूण में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। तब प्रथम माह में भ्रूण का हृदय निर्माण होता है, मतलब गर्भाशय में जो पलने वाले जो भ्रूण होता है, सबसे पहले किसी भ्रूण का सबसे पहले क्या बनता है, तो हृदय निर्माण होता है। द्वितीय माह में क्या होता है, तो भ्रूण के पाद अंगुलियां का विकास होता है। द्वितीय माह में भ्रूण के जो होता है, गर्भाशय में पलने वाले बच्चों को भ्रूण कहा जाता है। तो भ्रूण के पाद व अंगुलियों का विकास होता है किस माह में, तो दूसरे माह में पाद व अंगुलियों का विकास होता है। तीसरे माह में भ्रूण के सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना होती है, जो वहां जनन अंग बन जाते हैं। देखिएगा, तो तीसरे माह के अंत तक शिशु के सभी अंग तंत्र मतलब पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र का विकास हो जाता है। तीसरे माह के अंत तक शिशु के सभी अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र विकास हो जाते हैं। पांचवें महीने में क्या होता है, पांचवें महीने के दौरान सिर पर बाल आने लगते हैं। इसी माह के दौरान गर्भ में गतिशीलता आ जाती है तथा माँ की अपने शिशु की गतिविधि का अनुभव होने लगता है। मार गर्भ की पहली गतिशीलता सिर पर बालों का विकास कौन सा महीना में होता है, पांचवा महीना में। अर्थात पांचवें महीने के दौरान सिर पे बाल आने लगते हैं। इसी माह के दौरान गर्भ में गतिशीलता आ जाती है और माँ अपने शिशु के गतिविधि का अनुभव होने लगता है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ आपका दर्शाया गया है किस पर विकसित करते हैं गर्भ में। छठे माह में, तो छठे महीने के अंत तक पूरे शरीर पे बाल आ जाते हैं तथा शिशु की आंखों की पलक अलग अलग हो जाते हैं। पूरे शरीर पे कोमल बाल व आंखों पर बिरोनियां बन जाती है एवं आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती है। कहा जाता है कि 9वें महीने के अंत में शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तथा जन्म लेने हेतु तैयार हो जाते हैं, गर्भ रूप में विकसित प्रसव के लिए तैयार हो जाते हैं। संतान उत्पत्ति की क्रिया को प्रसव कहा जाता है। संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है। प्रसव एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें तीव्र प्रसव वेदना उत्पन्न होता है। अपरा के नाम सुनते होंगे, प्लेसेंटा के नाम सुनते होंगे। प्लेसेंटा का गर्भाशय से टूटकर अलग होने की प्रसव वेदना कहलाता है। प्रसव के दौरान शिशु के साथ साथ अपरा भी गर्भाशय के बाहर निकल जाता है, मतलब प्रसव सगर्भता के अंत में गर्भाशय से संकुचन के कारण गर्भ का बाहर आना प्रसव कहलाता है। पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपर के संकेत उत्पन्न होते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहा जाता है। यह प्रतिवर्त पीयूष ग्रंथि के ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, यही हमारे दर्द पीड़ा को बढ़ाता है। अगर इसकी कमी होती है तो दर्द पीड़ा कम होता है, इसलिए इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद है दूध स्रावन। सगर्भता के दौरान स्तन ग्रंथियों में बदलाव आ जाते हैं। सगर्भता के दौरान स्तन ग्रंथियों में क्या आते हैं, बदलाव आ जाते हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन तथा ऑक्सीटोसिन दूध स्राव को प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन तथा ऑक्सीटोसिन दूध स्राव को प्रेरित करता है। प्रसव के बाद कुछ दिनों तक स्रावित दूध में एंटीबॉडी आईजीए तथा पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिसे प्रथम स्तन कोलेस्ट्रोम खींच कहते हैं। इसे बच्चों को पिलाना जरूरी चाहिए ताकि एंटीबॉडी उसका मजबूत होता है। अब देखिएगा, एनसीईआरटी प्रश्न इंपोर्टेड है। मानव डॉट डॉट उत्पत्ति वाला है, तो मानव क्या है, लैंगिक उत्पत्ति वाला प्राणी है। मानव डॉट डॉट अंड प्रजक है, सजीव प्रजक है, अंडरायु जो है, तो क्या हो जाएगा, सजीव प्रजक है। क्या है, सजीव प्रजक।
मानव में कौन सा निषेचन होता है? तो आंतरिक निषेचन होता है। नर एवं मादा युग्मक डॉडक होते हैं तो कैसा होता है? तो अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित। युग्मज क्या होता है? तो युग्मज होता है द्विगुणित। युग्मज क्या होता है? द्विगुणित। एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? तो एलएच हार्मोन और एफएस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। नर एवं स्त्री की युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? तो नर एवं स्त्री की युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन। निषेचन किसमें संपन्न होता है? तो निषेचन फ्लोपियन नलिका में संपन्न होता है। किसमें होता है? फ्लोपियन नलिका में। युग्म नज विभक्त होकर क्या बनाता है? तो युग्मज विभक्त होकर भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना क्या कहलाता है? तो प्लसेंटा कहलाता है, मतलब अपरा कहलाता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना क्या कहलाता है? तो प्लसेंटा या अपरा कहलाती है। ये देखिए, आपको 2 अंक में पूछेंगे, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो इस चित्र को आप पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र का अंग।